मीनू टीवी। सोमपुर नाव के गांव में दीनदयाल नाम का एक रिटायर्ड हेडमास्टर रहता था। सब उसे मास्टर दीनदयाल कहकर बुलाते थे। एक दिन सुबह सुबह मास्टर जी भ्रमण के लिए गए तो उनकी नजर एक ऐसी लड़की पर पड़ी जो पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या करने वाली थी। उसे देखते ही मास्टर जी उस लड़की की तरफ दौड़े और फिर किसी तरह उसे आत्महत्या करने से रोका। लड़की बहुत अधिक परेशान थी और बार बार मरने की जिद कर रही थी। आप मुझे मत बचाइए, मुझे मरने दीजिए, मैं अब जीना नहीं चाहती। उसकी यह जिद देखकर मास्टर जी को उस पर गुस्सा तो बहुत आता है, मगर वे गुस्सा दिखाने की बजाय उसे प्यार से ही समझाते हैं। देखो बेटी, अगर भगवान ने तुम्हारी मौत लिखी होती तो इस समय हमें यहाँ नहीं भेजते। अब हम अपनी आंखों के सामने तो तुम्हें मरने देंगे नहीं, इसीलिए जो भी परेशानी है हमें खुलकर बता दो। हम तुम्हारी परेशानी दूर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। हम तुम्हारे बाप जैसे हैं, हमसे कुछ मत छिपाओ। मास्टर जी के ये कहने पर लड़की फूट फूट कर रोने लगती है और अपने बारे में बस यही बताती है कि उसका नाम गीता है और वह एक अनाथ लड़की है। मास्टर जी को इस अनाथ लड़की पर तरस आ जाता है। देखो गीता बेटी, मैं भी तुम्हारी तरह इस दुनिया में अकेला ही हूँ। अकेला होने का मतलब मरना नहीं होता, इसलिए मरने की मत सोचो। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं समझूंगा कि मुझे बुढ़ापे में आकर एक बेटी मिल गई है। इस तरह मास्टर दीनदयाल गीता को अपने घर ले आते हैं और गीता उनकी बेटी बनकर उनके साथ रहने लगती है। फिर कुछ महीने बाद ही लोग देखते हैं कि गीता गर्भवती है। गीता को गर्भवती देखकर लोग मास्टर जी पर संदेह करने लग जाते हैं और उन पर तरह तरह के लांछन भी लगाने लगते हैं। अरे मास्टर जी, बुढ़ापे में शादी कर ली और बीवी गर्भवती भी हो गई। आप तो छटे हुए आशिक निकले मास्टर जी। मास्टर जी को इस आदमी पर बहुत गुस्सा आता है और वे उसकी बात का जवाब देते हुए कहते हैं, अपनी गंदी सोच को बदलो। वो लड़की मेरी बेटी बनकर मेरे घर रह रही है। बेटी बनकर रह रही है तो गर्भवती कैसे हो गई? कोई और तुम्हारे घर आता जाता है क्या? मास्टर जी, बुढ़ापे में बाप बनकर कैसा लग रहा है? इस तरह जैसे जैसे गीता को 9वां महीना लगता है, गांव के अधिकांश लोग गीता को मास्टर जी की रखेल का नाम दे देते हैं और साथ ही गीता को बच्चलन और बाजारू लड़की कहकर सताने लगते हैं। मास्टर जी बुढ़ापे में ये लांछन सहन नहीं कर पाते और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। बापू, मैं बच्चलन नहीं हूँ, आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए बापू। मैं आपको अपनी सारी सच्चाई बता दूंगी। मैं गरीब दुखिया लड़की हूँ, पर मैं बच्चलन और आवारा बिल्कुल भी नहीं हूँ बापू। बेटी, मुझे तुम्हारी सच्चाई पर संदेह नहीं है, मुझे तो तुम्हारी चिंता है। सुनो, तुम घबराना मत। तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो मुखिया से बोल देना, वो मेरा दोस्त है, तुम्हारी मदद जरूर करेगा। बस एक बार और बापू बोल दो बेटी। बापू, बापू, मुझे छोड़कर मत जाओ बापू। उसके बाद मास्टर जी भगवान को प्यारे हो जाते हैं। फिर उनके मरने के कुछ दिन बाद गीता एक बेटे को जन्म देती है और गांव के मुखिया के खेतों में मजदूरी करके बेटे का पालन पोषण करने लगती है। मुखिया को मास्टर जी पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने गीता को कभी भी गलत नहीं समझा। मुखिया की देखा देखी गांव के और भी बहुत से लोग गीता के प्रति अपनी सोच बदल लेते हैं। गीता अपने बेटे का नाम प्रताप रखती है और उसे स्कूल भेजने लगती है। वह प्रताप को शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ाती है और उसका खर्च उठाने के लिए दिन रात मेहनत मजदूरी करती है। बेटी, तुम अपने बेटे को पढ़ाने के लिए जिस तरह दिन रात मेहनत मजदूरी कर रही हो, पता नहीं तुम्हें उसका कोई फल मिलेगा भी या नहीं। मुखिया जी,
मेरी किस्मत में कोई सुख न हो, मगर मेरे बेटे को जीवन भर सुख मिले, इसी उम्मीद में उसे अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हूँ। धन्य है तेरा बेटा जिसे तुम्हारे जैसी माँ मिली। इस तरह प्रताप बढ़ता जाता है और उसकी पढ़ाई का खर्च भी साल दर साल बढ़ता जाता है, मगर वह प्रताप को पैसे की कोई कमी महसूस नहीं होने देती। वह मुखिया से कर्ज लेकर प्रताप की पढ़ाई का खर्च पूरा करती है। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, मगर फिर जब प्रताप सयाना हो जाता है तो कुछ लोगों के बहकाने से वह भी अपनी माँ के चरित्र पर शक करने लगता है। मुझे लोगों ने सब बता दिया कि उस बुजुर्ग मास्टर जी के साथ तुम्हारे क्या संबंध थे। हम उस बूढ़े मास्टर की नाजायज औलाद है। बेटे के मुंह से यह सुनकर गीता जीते जी मर जाती है। उसका बस चलता तो उसी पल जमीन में समा जाती, क्योंकि जो लांछन उस पर कल गैर लगा रहे थे आज उसका सगा बेटा लगा रहा था। मगर फिर भी वह किसी तरह खुद को संभाल लेती है और रोते हुए कहती है, सतयुग में पति ने पत्नी की सच्चाई की परीक्षा ली थी और इस कलयुग में बेटा माँ की सच्चाई की परीक्षा चाहता है। पर वहाँ पत्नी सच्ची थी और यहाँ माँ सच्ची है। तू जिस आदमी की मुझे रखेल बनाने पर तुला है ना बेटा, वह तो मेरे बाप जैसे थे और तू मेरी नाजायज औलाद नहीं है, समझा? मगर गीता के लाख समझाने पर भी प्रताप के मन में यह शक सदा ही बना रहता है और इसी के कारण वह अपनी माँ से बहुत नफरत करने लगता है। साथ ही उसके मन में यह भी पक्का बैठ जाता है कि वह मास्टर जी की ही नाजायज औलाद है। इसलिए जैसे ही पढ़ाई लिखाई खत्म करके उसे शहर में नौकरी मिल जाती है, वह अपनी माँ को गांव में अकेली छोड़कर शहर में जा बसता है। वह एक बिल्डर के पास इंजीनियर के पद पर काम करने लगता है। उसके जाने के बाद गीता बीमार रहने लगती है और फिर एक दिन मुखिया उसके घर आकर कहता है, बेटी, तुम्हारा बेटा तो तुम्हें अकेले छोड़कर शहर भाग गया, अब मेरे कर्ज का क्या होगा? मुखिया जी, आप घबराइए मत, मैं अपना ये घर आपके नाम कर दूंगी। इससे तो आपका कर्ज पक्का उतर ही जाएगा। पर गीता बेटी, फिर तुम रहोगी कहाँ? मैं वहीं रहूंगी मुखिया जी, जहाँ मेरे बापू रह रहे हैं। जिंदगी के थोड़े से दिन बचे हैं, कुछ दिन बाद मैं भी मास्टर जी के पास चली जाऊंगी। बेटी, मुझे भी तुम मास्टर जी ही समझो। भला उनकी बेटी का घर मैं कैसे ले सकता हूँ? तुम जब तक चाहो इस घर में रहो, पर मरने की बात कभी मत करना। यह कहकर मुखिया चला जाता है और फिर इसके कुछ दिन बाद शहर में प्रताप के साथ एक अजीब घटना घटती है। वह अपने बॉस केशव प्रसाद के ऑफिस में जाता है तो वहाँ दीवार पर अपनी माँ की फोटो लगी देखकर हैरान रह जाता है। सर, ये फोटो किसकी है? ये हमारी जिंदगी, हमारी पत्नी की फोटो है। अब कहाँ है ये? क्या आपके साथ रहती है? नहीं रहती, न जाने हमें अकेला छोड़कर कहाँ चली गई। सालों से तलाश रहे हैं, मगर मैं जानता हूँ कि ये कहाँ है। यह सुनते ही केशव गीता से मिलने के लिए बेचैन हो उठता है और तुरंत गाड़ी में सवार होकर प्रताप के साथ उसके गांव की तरफ रवाना हो जाता है। गाड़ी में बैठे बैठे केशव पुरानी यादों में डूब जाता है। गीता, हमारी सुहाग रात इस होटल में मनेगी और फिर कल सुबह हम अपने घर चले जाएंगे। तुम खुश तो हो ना गीता? हाँ, बहुत खुश हूँ जी। सुनो, मैं एक बार कंस्ट्रक्शन साइट पर होकर आता हूँ। मैं 1 घंटे में लौट आऊंगा, तब तक तुम तैयार हो जाना, फिर हम अपने घर चलेंगे। यह कहकर केशव निकल जाता है और फिर रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर कई दिन बाद अस्पताल में होश आता है तो उसकी एक टांग कट चुकी होती है और साथ ही गीता भी उसका इंतजार करके होटल से जा चुकी होती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इसके साथ ही प्रताप का घर आ जाता है और अब केशव बरसों के बाद फिर से अपनी पत्नी गीता के सामने खड़ा होता है। गीता उसे देखते ही फपक फपक कर रोने लगती है।
आप कहाँ खो गए थे जी? और आपकी एक टांग को क्या हुआ? आप अपाहिज कैसे हो गए? गीता के यह पूछने पर केशव उसे पूरी कहानी सुनाता है और फिर गीता रोते हुए कहती है, किस्मत ने बहुत बड़ा खेल खेला हमारे साथ, पर कुछ एहसान भी किए। आपको बेटा दिया और मुझे आपसे मिला दिया। नहीं तो लोग मुझे बदचलन, आवारा, कलंकिनी ही कहते रहते। बेटा होने की बात सुनकर केशव फूला नहीं समाता, परंतु यह सच्चाई सामने आते ही गांव के उन लोगों के सिर शर्म से नीचे झुक जाते हैं जो गीता को चरित्रहीन समझ रहे थे। और इसके साथ उसका बेटा प्रताप भी मारे शर्म के जमीन में गड़ जाता है। फिर अपनी करनी पर पछताते हुए बहुत रोता है और अपनी माँ के चरणों में गिरकर माफी मांगता है। सुधीर के घर से जोर जोर से चीखने की आवाजें आ रही थी। ऐसा तमाशा उसके घर में रोज का काम था। सुधीर की पत्नी अपनी छोटी बेटी ईशा को अभागिन और मनहूस समझती थी, क्योंकि उसके जन्म लेने के एक दिन बाद ही सुधीर चल बसा था और ऊपर से ईशा का रंग भी इतना काला था कि उसे देखकर बहुत से लोग नाक चढ़ा लेते थे और उससे बात करना तक पसंद नहीं करते थे। सब उसे काली कहकर बुलाते थे। ईशा की सगी माँ भी उन्हीं लोगों में से एक थी। बस फर्क इतना था कि उसे मजबूरन ईशा से बात करनी पड़ जाती थी, पर वो बात भी क्या करती थी, बस गालियां और ताने देकर मासूम लड़की पर जुल्म ही ढाती रहती थी। जैसी काली बदसूरत शकल है तेरी, वैसी ही काली किस्मत है तेरी। मनहूस पैदा होते ही पिता को खा गई और खेत क्यार सब बिक गया। तुम मर क्यों नहीं जाती? न जाने भगवान तुझसे कब छुटकारा दिलाएगा। अम्मा, थोड़ा सा दूध ही तो गिर गया है, भला इसमें भी इतना भला बुरा कहने की क्या जरूरत है? अगर यही दूध तुम्हारी इस गोरी चिट्टी बेटी अलीशा से गिर जाता तो क्या तुम इतनी भड़कती? मेरा नाम बीच में मत लिया करो, वरना बहुत मारूंगी। इस काली कलुटी के मुंह मत लग बेटी, नहीं तो सारा दिन खराब हो जाएगा। अब अपने बस्ते उठाओ और स्कूल जाओ, इससे तो मैं स्कूल से आने के बाद लिपट लूंगी। माँ के समझाने पर अलीशा चुप हो जाती है और फिर दोनों बहनें अपने बस्ते उठाकर स्कूल के लिए निकल जाती है। अलीशा आगे आगे और ईशा उसके काफी पीछे पीछे चले जा रही है। रास्ते में स्कूल जाने के लिए कई लड़कियां और भी मिलती हैं, मगर वे सब अलीशा से ही बात करती है, ईशा की तरफ देखती तक नहीं। ईशा को यह सब देखकर दुख तो बहुत होता है, पर यह तो रोज का ही काम है, इसलिए ईशा को यह सब सहने की आदत पड़ गई है। उधर स्कूल में भी ईशा के साथ उसके बेंच पर कोई लड़की नहीं बैठती। सभी उसे मनहूस समझकर उसे दूर रहना ही पसंद करती है, मगर मास्टर राम मोहन को यह बात बहुत खलती है। लड़कियों, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम सब इस मासूम ईशा से इतनी नफरत क्यों करती हो? क्योंकि यह काली कलुटी भूतनी मनहूस है। इसकी तो खुद की माँ इसे मनहूस समझकर बात करना तक पसंद नहीं करती, तो भला हम क्यों बात करें? एक सगी माँ और पढ़ने लिखने वाली लड़कियों की ऐसी घटिया मानसिकता देखकर मास्टर जी को बहुत दुख होता है और वह लड़कियों को समझाते हैं। देखो, किसी का रंग काला हो जाने से कोई मनहूस नहीं हो जाता है। ईशा भी तुम्हारी ही तरह एक मासूम लड़की है, इसलिए तुम सब ईशा के साथ ऐसा व्यवहार मत किया करो कि उसे दुख हो। मगर मास्टर जी के समझाने पर भी कुछ नहीं बदलता है और बेचारी ईशा इसी तरह घर और बाहर लोगों की नफरत और जुल्म का शिकार बनती रहती है। इस तरह कई साल बीत जाते हैं और फिर एक दिन ईशा के घर शहर से उसके अमीर चाचा का लड़का मोहित आता है। ईशा मोहित को देखकर बहुत खुश होती है और सोचती है कि शायद मोहित के आने से उसके जीवन में कुछ बदलाव आएगा, मगर कुछ नहीं बदलता, बल्कि उस पर और अधिक जुल्म होने लगते हैं। भैया, लो दूध पी लो। काली कलूटी मनहूस, मैं तेरे हाथ का दूध नहीं पीऊंगा। मैं जब तक यहाँ हूँ तू मुझसे बात भी मत किया कर। मेरे सब काम अलीशा करेगी, समझी?
मोहित के ये शब्द सुनकर ईशा को बहुत बुरा लगता है और वह दूध का गिलास जमीन पर पटक कर रोते हुए कहती है, काली कलूटी मनहूस मनहूस, सब पागल हो गए हैं। अगर मैं मनहूस हूं तो मुझे मार क्यों नहीं देते? हम क्यों मारे तुझे, काली कलूटी मनहूस भूतनी? मरना है तो खुद ही कहीं जाके मर जा। तभी वहां उसकी माँ आ जाती है और वह भी ईशा पर गुस्सा दिखाते हुए कहती है, काली बेटी, तूने तो मेरी कोख ही लजा दी। तो जैसी बदसूरत अभागिन बेटी की माँ कहलाते हुए भी मुझे शर्म आती है। तुझे जन्म देने से अच्छा तो यह होता कि मैं खुद ही मर जाती। अपनी माँ के ये शब्द सुनकर ईशा को बहुत बुरा लगता है और वह रोते हुए घर से बाहर निकल जाती है। उसी समय तेज हवाएं चलने लगती है और आसमान से तेज बारिश होने लगती है। ईशा बारिश में भीगते हुए रेल की पटरी पर पहुंच जाती है और फिर पटरी के बीचों बीच चलने लगती है। उस समय सामने से एक ट्रेन आती दिखाई देती है, मगर ईशा उसे देखकर भी पटरी से नहीं हटती। वह चलती ही जाती है, मगर जैसे ही ट्रेन निकट आती है, कोई तुरंत आकर ईशा को ट्रेन की चपेट में आने से बचा लेता है। यह कोई और नहीं बल्कि स्कूल मास्टर राम मोहन ही होता है। आपने मुझे क्यों बचाया मास्टर जी? मुझे मर ही जाने देते तो अच्छा था। मैं इस दुनिया के लिए मनहूस हूँ और अपनी माँ के कोख के लिए कलंक भी। ऐसा मत बोल बेटी, भगवान सब ठीक करेगा। हिम्मत और सब्र से जीना सीख। भगवान की कृपा से तेरा बुरा समय भी जल्दी ही अच्छे समय में बदल जाएगा और फिर तुझे मनहूस समझकर तुझसे नफरत करने वाले भी तुझसे प्यार करने लगेंगे। वो दिन कब आएगा मास्टर जी? और ना जाने आएगा भी या नहीं। उस दिन के बाद ईशा हिम्मत और सब्र से जीने की ठान लेती है और इस तरह कुछ महीने ठीक ठाक बीत जाते हैं। फिर एक दिन ईशा की माँ और बहन अलीशा मोहित की कार में बैठकर कहीं सैर सपाटे पर जाने की तैयारी करते हैं। तो माँ ईशा को समझाते हुए कहती है, काली, हम मोहित के साथ घूमने जा रहे हैं और 2 दिन बाद घर लौटेंगे। हमारे पीछे से घर का ठीक से ख्याल रखना, कोई नुकसान ना हो जाए। ठीक है, अब सब जाओ, मैं घर का अच्छे से ध्यान रखूंगी। माँ और बहन दोनों खूब सज सवर कर घर से बाहर सैर सपाटे पर जा रहे थे। सब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, मगर ईशा मन ही मन बहुत दुखी थी। उसका मन तो चाह रहा था कि माँ से कहे कि उसे भी अपने साथ ले चले, पर बेचारी कहती कैसे? सब तो उसे मनहूस और अभागिन समझते हैं। यह सोचकर वह खामोश रह जाती है और वे सब चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ईशा अपने स्वर्गवासी पिता के फोटो को देखकर खूब रोती है। बापू, बापू, क्या मैं मनहूस हूँ? क्या मैं अभागिन हूँ? क्या आपकी जान मैंने ली है? मैं काली हूँ इसलिए सब मुझसे नफरत करते हैं और मनहूस समझते हैं। बापू, बापू, मुझसे तो मेरी माँ भी प्यार नहीं करती बापू। ईशा जब रोते हुए सब कह रही होती है, तभी अचानक उसे भ्रम हो उठता है कि उसके बापू की फोटो उससे कुछ कह रही है। बेटी ईशा, तुम रो मत। बेटी, मैं सब देख रहा हूँ और जल्दी ही सब ठीक कर दूंगा। तेरे साथ अब और अधिक अन्याय नहीं होने दूंगा। अपने बापू के ये बोल सुनकर ईशा को बहुत खुशी मिलती है और फिर वह हंसते मुस्कुराते हुए घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। उधर अचानक मोहित की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और इस हादसे में उसकी बहन अलीशा के चेहरे पर गंभीर चोट आती है और साथ ही घायल मोहित की जान भी खतरे में पड़ जाती है, मगर उसकी माँ को कोई चोट नहीं आती। इस हादसे की खबर मिलते ही ईशा मास्टर जी को साथ लेकर अस्पताल पहुंच जाती है। हम मोहित को बचा तो सकते हैं, मगर उसके ब्लड ग्रुप का खून ही कहीं नहीं मिल रहा। अब क्या करें? डॉक्टर साहेब, आप हमारी इस बेटी का खून टेस्ट कीजिए। मुझे विश्वास है कि इसका खून जरूर मैच करेगा।
डॉक्टर मास्टर जी के कहने पर ईशा का खून टेस्ट करके देखते हैं और उसका ब्लड ग्रुप मोहित से मैच कर जाता है। इस तरह ईशा के खून देने से मोहित की जान बच जाती है। लेकिन अलीशा के चेहरे पर चोट का ऐसा गंभीर निशान बन जाता है कि वह बहुत ही बदसूरत नजर आने लगती है। अम्मा, मेरा चेहरा, मेरा खूबसूरत चेहरा कितना बदसूरत हो गया है। ये हमारे पापों का फल है बेटी। हमने हमेशा अपनी ईशा की बदसूरती को कोसा और इसीलिए भगवान ने हमें ये सबक सिखाया। अब हम अपनी ईशा से कभी नफरत नहीं करेंगे। उस दिन के बाद ईशा के प्रति सबका नजरिया बदल जाता है और ईशा की माँ, उसकी बहन, मोहित और सब गांव वाले ईशा से नफरत करना छोड़कर उससे प्यार करने लगते हैं। मास्टर जी यह देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर उनकी प्रेरणा से ईशा पढ़ लिख कर बहुत ऊंचा सरकारी पद पाने में सफल होती है। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।